हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण दादीज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ 10 मिनट्स का जनरल साइंस का टॉपिक। जैसा कि हमने कहा था कि डेली हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए 10 मिनट का जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस का कोई टॉपिक लेकर आए, ताकि वो वहाँ से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल सके और एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सके। तो माय फ्रेंड्स, आप जरूर देखें। आज हम लेकर आए हैं परमाणु संरचना सिद्धांत, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी का पार्ट 3, जो कि कुछ बचा हुआ था। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सो प्लीज अंत तक बने रहें, जरूर देखें इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु आकार त्रिज्या, मतलब कि एटॉमिक साइज रेडियस के बारे में हम बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। कि परमाणु त्रिज्या जैसे कि तात्पर्य है परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी भी परमाणु त्रिज्या का सही मान नहीं जाना जा सकता, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता और ना ही इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति जानी जा सकती है। तो ये याद रखना कि परमाणु त्रिज्या का एक्चुअल मान हम कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये एक नाभिक है। नाभिक के बाद ये पहला कोश, कक्षा, ऊर्जा स्तर आप इसको बोल सकते हैं। ये दूसरा कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर, ये तीसरा, ये चौथा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि n=1, n=2, n=3, n=4 से इनको डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा आप पहली कक्षा को k से, और दूसरी को l से, तीसरी को m से, और फोर्थ को n से, सो ऑन आप आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो जो भी नाभिक से पहला जो कोश होता है, पहली कक्षा होती है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन से नाभिक की जो दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। जैसे आप मान लीजिए कोई वृत्त होता है, वृत्त की कोई केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो इसी प्रकार जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन जो होता है पहली कक्षा के अंदर, उसकी जो दूरी होती है वो परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो इसी के साथ साथ जो भी आप ये कक्षाएं बढ़ती जाएगी, मतलब कि त्रिज्या बढ़ती जाएगी, और अगर त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो इसका परमाणु आकार बढ़ता जाएगा। तो आप ये जरूर याद रखिए कि जो जो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, जो जो कक्षा बढ़ती जाएगी, परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। इधर भी आप देख सकते हैं कि ये नाभिक है। नाभिक के पास ये पहला कोश है, पहली कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कोश है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में हम जब पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी वर्गीकरण चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला 2n² होता है, जब मैं आपको अच्छे से तत्वों के बारे में बताऊंगा तो वहां हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की होती है। परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की होती है। पहली सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरी धात्विक त्रिज्या, और तीसरी वंडरवाल त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। यह संयोजक बंध से जुड़े 2 समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा संयोजक त्रिज्या कहलाती है। तो ये ध्यान से आप इसे देखिए। ये सहसंयोजक त्रिज्या का उदाहरण है। ये हमेशा जो जैसे कि समान परमाणु हाइड्रोजन से जब बंध बनाता है, तो ये इनके जो त्रिज्या होती है उसकी बीच की दूरी का आधा होता है। ये सहसंयोजक त्रिज्या आपका कहलाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं वंडर वॉल त्रिज्या क्या होती है। तो ये 2 अनाबंधित परमाणु त्रिज्या, परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वंडर वॉल त्रिज्या कहलाती है। तो ये देखिए, ये एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु, ये दोनों अनाबंधित परमाणु है, तो इनकी बीच की दूरी का आधा वंडर वॉल त्रिज्या कहलाता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अनाबंधित है, तो ये क्या हो गया? एक वंडरवॉल त्रिज्या हो गई। धात्विक त्रिज्या जो धातु परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। तो याद रहे कि जो धातु परमाणु त्रिज्या होती है वो हमेशा धातु वाले जो परमाणु होते हैं उनके बीच की, नाभिक के बीच की दूरी का आधा होता है, इसलिए उनको धात्विक त्रिज्या कहा जाता है। तो ये आप जरूर याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। नाभिक में उपस्थित होने के कारण इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। तो याद है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसे न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो उसी पर पूरा परमाणु द्रव्यमान बेस्ड होता है। वो कैसे हम समझते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन की कुल संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो जो न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है और इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रहे इसका फॉर्मूला होता है A = Z + N, जहां पर A
द्रव्यमान संख्या है, जेड परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है, और एन यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या है। तो याद रखें कि जब भी द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है तो आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 एटम मॉलिक्यूल पर यूनिट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है ये 16 इसका, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और जो न्यूट्रॉन की उसकी संख्या होती है वो होती है 8। तो 8 + 8 मिलके टोटल 16 बनता है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या है वो 16 है। तो इसी तरह के हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उस वक्त हम आपको और अच्छे से बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है कि किसी तत्व का परमाणु भार, द्रव्यमान या परमाणु भार वो संख्या है जो ये प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो जो जब तत्व का परमाणु भार ज्ञात करना हो तो वैसे द्रव्यमान और परमाणु भार ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगभग अप्रोक्सीमेशन में माना गया है और इसको थोड़ा एक्चुअल में माना गया है। तो इस तरीके से थोड़ा अलग बताया गया है। जो तत्व का परमाणु भार होता है वो तत्व के एक परमाणु भार का बटा कार्बन 12 समस्थानिक का 1/भाग भार के बराबर होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले इसके लिए जो तुलना की तो वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से की गई थी। तो जैसे हाइड्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या है वो 1 है, तो 1 यूनिट इसको मान लिया था। तो अब जैसे ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान संख्या है 16, तो वो इसका 16 गुना हो गया, मतलब कि 16 इसका परमाणु भार हो गया। ऐसे इसकी परमाणु भार की तुलना की गई थी, लेकिन बाद में इसको कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग भार से तुलना इसकी की गई। तो प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश तत्व अपने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में होते हैं, अतः परमाणु भार प्राय भिन्नात्मक होते हैं। तो अधिकतर जो तत्व होते हैं वो समस्थानिकों के रूप में होते हैं, और उन समस्थानिकों के जो परमाणु भार होते हैं वो भी भिन्नात्मक होते हैं। ये भी हम आगे समझेंगे जब हम तत्वों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कण क्या क्या होते हैं, आप जानते हो कि कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 कण होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन होता है वो धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। और आप जानते हो कि इन्हीं से मिलकर परमाणु बनता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो प्रोटॉन है वो धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित है, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है, मतलब कि आवेशहीन होते हैं। ये इनमें चार्जेस नहीं होते हैं, मतलब कि इनमें चार्जेस जो होता है वो 0 होते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन में होते हैं वो -1.6 इंटू 10⁻19 होता है, और जो कि प्रोटॉन में जो +1.6 इंटू 10⁻19 आवेश होता है। ये आप जरूर याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चंस भी यहाँ से पुटअप हो सकता है। इसके अलावा जो परमाणु भार होता है वो इलेक्ट्रॉन का परमाणु भार होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और इसके अलावा जो प्रोटॉन का परमाणु भार होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27, और न्यूट्रॉन का जो परमाणु भार होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27। लेकिन कुल मिला के जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये आवेश रहित होते हैं, और ये इनमें कुछ आवेश होता है प्रोटॉन के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज जो थी रदरफोर्ड ने की थी, और जो न्यूट्रॉन की खोज थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। इसके अलावा आप ये सब कुछ याद रखते हैं, ये परमाणु जो है उसका निर्माण करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब 15 दिसंबर दूर नहीं है, आप तैयार हो जाइए, आप अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अगर आप, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारी 10 मिनट की वीडियो ज़रूर देखें, और भी हमारे कंटेंट देखें। हमने बहुत मेहनत से ये कंटेंट बनाया है, और एग्ज़ाम में मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। आप ज़रूर, आपका क्वेश्चन ज़रूर राइट होगा अगर आप यहाँ से रीड करते हैं और उसको समझते हैं और पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूल।